हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं राजपाल सरल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं। जी हां स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्सेट्रा, कंसाइनमेंट अकाउंट्स और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के, वो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि सीए, सीएस और सीएमए, इन कोर्सेज में अलग अलग लेवल्स पे बहुत ही अच्छे वेटेज के लिए एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए देखते हैं इन सारे टॉपिक्स का एक कंपाइल्ड वीडियो। तो पहला टॉपिक हम लोग जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग है वो इसलिए आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट्स हम लोगों को बाकी के टॉपिक्स एंड बाकी की अकाउंटिंग की थ्योरीज समझने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं। तो सर, पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है आपको बिजनेसमैन और बिजनेस को दो अलग अलग पर्सन्स ट्रीट करना है। बिजनेसमैन एज ए नेचुरल पर्सन एंड बिजनेस एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ही बिजनेसमैन जो भी कैश या एसेट्स बिजनेस में लेकर आता है उसे हम लोग कैपिटल दिखाकर लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज दैट कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स बिजनेसमैन। सर, सेम इस ही रीजन की वजह से हम लोग ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस करते हैं। सर, कैपिटल एंड ड्राइंग्स बोथ आर पर्सनल अकाउंट्स एंड बोथ रिप्रेजेंट बिजनेसमैन। सर, नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं बुक कीपिंग या अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो डायरेक्टली मनी में की जाती हैं या जिनको हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि सर जिनका मॉनेटरी वैल्यू होता है। Non-monetary transactions are not recorded in books of accounts. Sir, this is because of money measurement concept. Sir, next जो concept है वो है periodicity concept. Sir, practically अगर देखा जाए तो हम लोगों ने किसी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस किया है, हम लोग वो तब तक नहीं बता सकते जब तक हम लोग वो बिजनेस क्लोज नहीं कर देते हैं, वाइंड अप नहीं कर देते हैं। बट सर, आपका जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है दैट अज्यूम्स इनडेफिनेट लाइफ ऑफ द बिजनेस, और हम लोग बिजनेस बंद होने तक या वाइंड अप होने तक इतना टाइम वेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हमारे पूरे बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हर उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। जनरली ऑल द अकाउंट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड फॉर द सेम पीरियड। सर, दिस इज बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। सर, नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोग कवर कर रहे हैं वो है अक्रूवल कंसेप्ट। सर, अक्रूवल सिंपली बोलता है रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हेन इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, रिकॉर्ड इनकम्स एंड गेन्स व्हेन अर्नड वेदर रिसीव्ड और नॉट। सर, इसका सिंपल मतलब है आपको एक्सपेंसेस और लॉसेस तब रिकॉर्ड करने हैं जब आप उन्हें इनकर कर रहे हो। सर, जब आप उस एक्सपेंस का बेनिफिट ले रहे हो, सर वो लॉस जब हो रहा है आपको उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड कर देना है, चाहे आपने उसके लिए एक्चुअल पेमेंट कर दिया हो या नहीं किया हो। अगर पेमेंट नहीं किया है तो सर आउटस्टैंडिंग या पेएबल करके हम लोग अकाउंट्स में शो करेंगे, पर एक्सपेंस उस ही टाइम में हम लोग बुक कर देंगे। सर, सिमिलरली इनकम्स के लिए वो बोलता है जैसे ही आपने अपने गुड्स या सर्विसेज या अपनी तरफ से बेनिफिट सामने वाले को दे दिया है, आप इनकम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे, चाहे आपको एक्चुअली उसके लिए कैश मिली हो या नहीं मिली हो, चाहे आपने वो अमाउंट रिसीव किया हो या नहीं किया हो। अगर रिसीव नहीं किया है तो हम लोग उसको आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल करके बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे, पर इनकम हम लोगों को उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर देनी है। सर, नेक्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। सर, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू। सर, अमाउंट मैच नहीं करना है। सर, हम लोगों को इसमें बोला जाता है कि आप जितने पीरियड के लिए किसी चीज का बेनिफिट लेते हो उसका कॉस्ट भी आपको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। सर, फॉर एग्जांपल हम लोग एक मशीनरी ले रहे हैं 10 लाख का जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है। ठीक है सर, तो ये मशीनरी अब हम लोगों को बेनिफिट देने वाली है 10 ईयर्स।
तो उसका पूरा का पूरा 10 लाख कॉस्ट हम लोग एक ही ईयर में पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे। इसके पूरे 10 लाख के कॉस्ट को हम लोगों को 10 ईयर्स में स्प्रेड करना है और ईयर बाय ईयर हम लोग उसमें 1 लाख पीएनएल में डेबिट करते जाएंगे। ठीक है सर, तो ये बोल रहा है सिंपली जो पीरियड में बेनिफिट आएगा उतने ही पीरियड के लिए कॉस्ट भी स्प्रेड किया जाएगा। सर नेक्स्ट कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इट अज्यूम्स indefinite life of the business. Sir, going मतलब continuing, concern means organization. So going concern simply assumes कि आपकी organization नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाली है। आप नियर फ्यूचर में बिजनेस शटडाउन या वाइंड अप नहीं करने वाले हो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के इंडिकेशंस क्या हैं सर? एसेट्स रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, फ्यूचर के लिए प्रोविजंस एक्सेट्रा। सर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है आपने जो एसेट जितने कॉस्ट पे खरीदा है आपको उसे उस पे ही रिकॉर्ड करना है। आपको करंट मार्केट वैल्यू इग्नोर करनी है। ये आपका एक्चुअल एक्सपेंस देखता है, ना कि उस एसेट की मार्केट वैल्यू। आपने एक्चुअली उस एसेट पे कितना स्पेंड किया उस पे हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसकी करंट फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग इग्नोर कर देंगे। सर नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका आता है वो है रियलाइजेशन कंसेप्ट। सर रियलाइजेशन कंसेप्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग कोई पर्टिकुलर एसेट सेल करने वाले होते हैं। सर रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है जब आप कोई एसेट सेल कर रहे हो तो उसको आप उसके करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो और उसको कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस फाइंड करो। नेक्स्ट आपका जो सर कंसेप्ट है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है ड्यू टू एनी ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 एरियाज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स will be affected. सर फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो उसमें सर आपका कैश बढ़ जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश कम हो जाएगी और क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। सर मतलब एक एसेट बढ़ सकता है दूसरा कम हो सकता है, एक लायबिलिटी कम हो सकती है एक एसेट भी कम हो सकता है। सर बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे बिल्स पेएबल बढ़ जाएंगे, मतलब एक लायबिलिटी कम होगी और दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सर दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। सर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कंजर्वेटिज्म। सर कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट नेवर रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड इनकम्स एंड गेन्स। सर अगर एक्सपेंस और लॉस का आपको थोड़ा भी चांस लग रहा है तो आप रिकॉर्ड कर दीजिए, बट अगर इनकम और गेन जब तक सर्टेन नहीं है तब तक रिकॉर्ड मत कीजिए। सर आपका क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बेसिकली वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर दिस रूल इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। सर डेटर्स पे हम लोग जो आरडीडी मेंटेन करते हैं, सर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। सर नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है आपने जो भी एक मेथड चूज किया है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो उसे आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। सर मिनिमम 1 ईयर के लिए आपको वो मेथड या पॉलिसी फॉलो करनी ही पड़ेगी। और सर चेंज के लिए भी बताता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग मेथड कब चेंज करो। सर एक, जब वो चेंज आपको किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है। सर 2, इफ दैट चेंज इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ और एनी एक्ट, या वो चेंज करने से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ज्यादा अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट हो पाएंगे। सर इन तीनों रीजंस के अलावा आपको अकाउंटिंग मेथड या पॉलिसी चेंज नहीं करनी चाहिए। सर ये था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सर आपका लास्ट जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है मटीरियलिटी कंसेप्ट। सर यहाँ पे वर्ड मटीरियल का मतलब है इंपॉर्टेंस। सर ऐसा कोई भी आइटम जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट में, सर ऐसा कोई भी आइटम सेपरेटली डिस्क्लोज्ड होने की वजह से रीडर का डिसीजन चेंज हो जाएगा, रीडर के डिसीजन पे इंपैक्ट आएगा, वो आइटम हम लोग मटेरियल कंसीडर करेंगे। और ऐसा कोई आइटम जिसको सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया जाए तो रीडर के डिसीजन पे कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है, उस आइटम को हम लोग इमटेरियल बोलेंगे। तो सर ये मटीरियलिटी कंसेप्ट बोलता है ऐसे आइटम्स जो यूजर्स के लिए, रीडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए मटीरियल हैं उन्हें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, और ऐसे आइटम्स जो यूजर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए मटेरियल नहीं है उन्हें हम लोग दूसरे किसी ग्रुप के साथ मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर अगर हम लोग
2 करोड़ की मशीनरी ले रहे हैं तो हम लोग उस मशीनरी को सेपरेटली फिक्स्ड एसेट्स में डिस्क्लोज करेंगे। बट सर अगर हम लोग 300 रुपीज़ वाला कोई कैलकुलेटर ले रहे हैं तो उसे हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्लब कर देंगे। सर अब ये मटीरियलिटी लेवल आपके बिजनेस टू बिजनेस चेंज होती रहती है। सर अब ये जो हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स किए उसमें से 3 कंसेप्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है एज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। सर कौन से हैं वो 3 कंसेप्ट? सर पहला है आपका गोइंग कंसर्न, सेकंड इज कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज अक्रूवल। सर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है, अगर आप ये तीनों कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको इन्हें नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं करना है, और जब फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वी आर नॉट फॉलोइंग दीज कंसेप्ट्स। बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं जब आप वो फॉलो करोगे तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करोगे, और जब फॉलो नहीं करोगे तो डिस्क्लोज नहीं करोगे। ठीक है सर, तो ये थे आपके बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। नेक्स्ट जो अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बाइफर्केशन है, जो कैटेगराइजेशन है, वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो एक्सपेंस होता है उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट अलग होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो आइए देखते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाइफर्केट करने के लिए जो अलग अलग कंडीशंस हैं वो क्या हैं। सर अब मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा जिनको आइडेंटिफाई करके आप उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए मेरे पीछे दी गई कंडीशंस आपको चेक करनी है। सर फर्स्ट कंडीशन है न्यू फिक्स्ड एसेट्स कम्स इनटू द बिजनेस और रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट इंक्रीजेस। ठीक है सर, इन दोनों में से एक कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ही जरूरी है। या तो कोई न्यू फिक्स्ड एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है या एग्जिस्टिंग एसेट की हम लोग रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। सर अब ये इंक्रीज इन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर फॉर एग्जांपल आपके किसी मशीन का ओरिजिनल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स, कोई ऐसा पार्ट आप उसमें डाल रहे हो जिसके वजह से उस मशीनरी की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट के प्रोडक्शन से 1,20,000 तक पहुंच जाती है, तो सर इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। सर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूंगा। सपोज एक सिनेमा हॉल में सीट्स के हम लोग कवर्स रिप्लेस कर रहे हैं। सर अब ये जो कवर रिप्लेस करने का एक्सपेंडिचर है, इससे मेरे नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने वाले नहीं है। तो सर दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर दैट विल इंक्रीज योर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। बट सर हाँ, इसी जगह पे हम लोग अगर उस हॉल में चेयर्स का एक रो बढ़ा देंगे, ये एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिकॉज दिस विल लीड टू इंक्रीज इन योर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेक्स्ट इंडिकेटर है दीज एक्सपेंडिचर गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म, जनरली मोर देन एन अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम लोग जनरली 12 मंथ्स बोलते हैं। ठीक है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है, इसलिए हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ईयरली इसका बेनिफिट कैलकुलेट करके हम लोग इसे P&L में डेबिट करते जाते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम लोग इनकर करते हैं टू ब्रिंग एन एसेट इनटू इट्स इंटेंडेड यूज। सर फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, एसेट को उसके प्रेजेंट लोकेशन में लेके आने तक का कैरेज। सपोज आपने कोई सेकंड हैंड एसेट लिया है और उसको स्टार्ट करने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लेके आने के लिए आपको उस पे ओवरहॉलिंग चार्जेस पे करनी पड़ रही है। सो सर ऑल दीज एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये सारे एक्सपेंडिचर हम लोग एसेट के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। बट सर इसमें एक माइन्यूट सा ट्रिकी पॉइंट क्या है, आप जब एसेट फर्स्ट टाइम लेते हो, फर्स्ट टाइम आपको उसको स्टार्ट करना है, तो ही एक्सपेंडिचर कैपिटल माने जाते हैं। एसेट को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए या रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, रूटीन ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर सर कैपिटल नहीं माने जाएंगे। दीज एक्सपेंडिचर्स आर सिंपली रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है that is non-recurring in nature, that is non-repetitive in nature, because we enjoy long-term benefits of capital expenditure। ठीक है सर, तो ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है।
सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से ना ही कोई न्यू फिक्स एसेट बिजनेस में आता है, ना ही किसी पुराने फिक्स एसेट का रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ता है। पुराने एसेट के रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को सेम लेवल पे मेंटेन करना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इट इज सिंपली योर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर्स आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ऐसे एक्सपेंडिचर जो रिकरिंगली आप पे करोगे बिजनेस में आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। सर इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग पूरा का पूरा ट्रेडिंग या पीएनएल में डेबिट कर देते हैं। एसेट का रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रूटीन सर्विस चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट किए जाएंगे। ठीक है सर, तो ये हुआ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्लीट। अब जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है कंपनी अकाउंट्स के शेयर कैपिटल के अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग कवर करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रो रेटा अलॉटमेंट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो आइए देखते हैं कंपनी अकाउंट से रिलेटेड ये ट्रिकी एडजस्टमेंट्स क्या हैं। बहुत सारे बच्चों को शेयर्स के अलॉटमेंट में प्रो रेटा मेथड में एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड टू द शेयर होल्डर्स, इसमें तकलीफ होती है। तो सर आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। मैंने सर आपके ICAI के साइट से ही सॉफ्ट कॉपी में चैप्टर डाउनलोड किया है और सर इस वीडियो में हम लोग आपके उस ही चैप्टर का एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। और सर इस इलस्ट्रेशन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि सर इसमें एप्लीकेशन और प्रो रेटा से रिलेटेड बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट दी हुई है। तो आइए देखते हैं वो ट्रिकी सम कौन सा है। सर ये सम आपके प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 2 का इलस्ट्रेशन 7 है। तो आइए देखें क्वेश्चन क्या बोलता है। JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 lakh in equity shares of ₹10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30 June 2016। सर यहाँ पे अब एक टेक्निकल एरर है। अगर उसका ऑथोराइज कैपिटल ₹10 लाख है और एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है तो उसने 6 लाख शेयर्स इशू कैसे किए हैं? सर मेरे ओपिनियन में या तो ये अमाउंट ₹1 करोड़ हो जाएगा या तो इस अमाउंट से रुपीस का साइन निकल जाना चाहिए। ये 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऐसा होना चाहिए या ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऐसा होना चाहिए। नहीं तो सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट मैच नहीं करेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन में अब तक हम लोगों को बता चुका है कि उसका ऑथोराइज कैपिटल क्या है और पास्ट में वो क्या इशू कर चुका है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। द कंपनी प्रपोज्ड टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 lakh of these ₹10 shares at a price of ₹14 each. Sir, issue price greater than face value. This is a case of issue at premium. The arrangement for payment being, सर अब हम लोगों को आगे वो शेयर प्राइस रिसीव करने की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बता रहा है। तो सर पहले वो बोल रहा है ₹2 per share payable on application to be received on 1st July 2016। फिर बता रहा है वो allotment to be made on 10th July 2016 and a further of ₹5 per share including the premium to be payable। सर ₹5 allotment मनी है आपका और बोल रहा है कि दिस ₹5 includes premium। सर हमारा प्रीमियम है ₹4, तो मतलब सर इस ₹5 में हम लोगों का फेस वैल्यू का पार्ट इज ओनली ₹1 एंड रिमेनिंग ₹4 इज योर प्रीमियम। ठीक है सर। सर आगे बोल रहा है वो द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड बाय 30th April 2017। तो सर यहाँ पे आपको कॉल अमाउंट निकालना पड़ेगा। सर देख लेते हैं कैसे निकलेगा। शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है, ₹2 हम लोग एप्लीकेशन पे कॉल कर चुके हैं, ₹1 का फेस वैल्यू का पार्ट हम लोग अलॉटमेंट पे कॉल कर चुके हैं, तो सर बाकी बैलेंस आपका ₹7 फाइनल कॉल पे आएगा। ठीक है सर। सर आगे उसने हम लोगों को एप्लीकेशंस रिसीव्ड और उसके ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन दी है। तो सर वो बोल रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स एंड डेल्ट विथ एज फॉलोज। तो सर उसको 3,55,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। सर याद रहेगा कि हम लोगों को इशू करने हैं 1 लाख शेयर और सर उसको एप्लीकेशन आया 3,55,000 का। सर दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन।
where the number of shares applied are greater than the number of shares to be issued. ठीक है सर। अब इस केस में हम लोगों के पास 2,55,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आई है। ओके सर। उसने आगे ट्रीटमेंट भी हम लोगों को बताया है कि उसने उन एप्लीकेशंस के साथ कैसे डील किया है। सर पहले वो बता रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। 3,55,000 शेयर्स के एप्लीकेशन में से 5,000 के एप्लीकेशंस को उसने फुल अलॉटमेंट दी है सर। तो सर बाकी रिमेनिंग जो एप्लीकेशन अनसेटल्ड बचेंगी वो होंगी 3,50,000 और जो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड हम लोगों के बच जाएंगे वो हो जाएंगे 95,000। ठीक है सर। दोनों बातें साइमल्टेनियसली हम लोगों को कैलकुलेट करते जानी है। सर फिर बोल रहा है वो एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड। सर इसका मतलब है जिसने 2 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी हम लोग उसको 1 शेयर देने वाले हैं। तो 30,000 शेयर्स के एप्लीकेशन के सामने हम लोग इशू करेंगे 15,000 शेयर्स। ठीक है सर। तो आपकी एप्लीकेशन जो सेटल हो रही है वो है 30,000 और नंबर ऑफ शेयर्स जो आप एक्चुअली उनको इशू करोगे वो हो जाएंगे आपके 15,000। ठीक है सर। तो बाकी की जो हमारी एप्लीकेशंस बचेंगी वो रहेंगी 3,20,000 और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड जो बचेंगे वो होंगे 80,000। सर उसमें ही उसने इंफॉर्मेशन ऐड किया है नो मनी वॉज रिटर्न्ड टू दीज एप्लीकेंट्स द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सर इन लोगों ने अप्लाई किया था 30,000 शेयर्स के लिए, हम लोगों ने उसके सामने इनको इशू किए हैं 15,000 शेयर्स। तो उनकी 15,000 शेयर्स पे की हुई एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्सेस पड़ी हुई है। सर ये बोल रहा है हम लोग वो मनी रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग वो उनके अलॉटमेंट मनी ड्यू के सामने एडजस्ट कर देंगे। सर थर्ड इन्फॉर्मेशन वो हम लोगों को दे रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड। सर हमारे पास एप्लीकेशन अनसेटल्ड भी 3,20,000 बची हुई थी और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जो थे वो 80,000 है। सर ये बोल रहा है जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया है उससे हम लोग 1 शेयर दे रहे हैं। तो सर 3,20,000 के सामने हम लोग कितने इशू करेंगे? तो सर सिंपल है कैलकुलेशन 3,20,000 इंटू 1/4। तो सर आपका आंसर आ जाएगा 80,000 शेयर्स। हमारे पास शेयर्स टू बी इशूड में भी वो ही बचे हुए हैं। सर आगे वो बोल रहा है द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज retained by the company, the excess being returned to the applicants। सर इसमें एप्लीकेशन मनी आपके पास पड़ी है 3,20,000 शेयर्स की, जबकि उसके सामने आप उनको सिर्फ और सिर्फ इशू कर रहे हो 80,000। तो सर उनकी 2,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी हमारे पास पड़ी है, उसमें से कुछ पार्ट हम लोग अलॉटमेंट मनी के सामने एडजस्ट करेंगे और बैलेंस मनी हम लोग उनको रिटर्न कर देंगे। सर उसके बाद वो बोल रहा है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। सर मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन वाला पार्ट क्योंकि सर ये ही पूरे सम का क्रक्स है। सर ये बोल रहा है कि कंपनी को 3,55,000 के एप्लीकेशंस आए हैं बट सर उसके सामने कंपनी के पास जो शेयर्स इशू करने के लिए पड़े हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। सर वो ट्रीटमेंट दे रहा है हम लोगों को सारे के सारे एप्लीकेशंस की और वो बोल रहा है कि 5,000 शेयर्स के एप्लीकेशन को फुल अलॉटमेंट हुआ है, 30,000 एप्लीकेशंस के सामने हम लोग इशू कर रहे हैं 15,000 और सर उनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करेंगे। सर 3,20,000 शेयर्स के एप्लीकेशन के सामने हम लोग उनको 1:4 में शेयर्स इशू करने वाले हैं जो कि होते हैं 80,000 शेयर्स। सर उनकी जो एक्सेस मनी पे की हुई हमारे पास पड़ी है उसका कुछ पार्ट हम लोग अलॉटमेंट मनी के सामने एडजस्ट करेंगे और कुछ पार्ट हम लोग उनको रिटर्न कर देंगे। ठीक है सर आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम्स इन द जर्नल ऑफ JHP लिमिटेड। ठीक है सर। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। सर सॉल्यूशन में पहले उसने जर्नल एंट्रीज दी हैं हम लोगों को, सर उस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग एक वर्किंग नोट देख लेते हैं क्योंकि सर इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए सर इस वर्किंग नोट को समझते हैं। सर बहुत सिंपल है। पहले सर आपको उसने कॉलम दिया है कैटेगरी, जिसमें सर उसने 3 कैटेगरीज हम लोगों को दी है। सर ये 3 कैटेगरीज एप्लीकेशन के ट्रीटमेंट के हिसाब से बाइफरकेट की गई है। तो सर सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो सर पहले उसने दिखाया है 5,000, उसके सामने वो बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, उसके बाद वो बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जहां पे उसने दिखाया 5,000। सर ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फुल अलॉटमेंट हो रही है। तो सर उन लोगों ने अप्लाई भी 5,000 शेयर के लिए किया था, हम लोगों ने उन्हें अलॉट भी 5,000 शेयर्स किए। सर फिर वो बोल रहा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सर आपका पर शेयर एप्लीकेशन अमाउंट है 2 रुपीज
तो सर 5000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, लोगों ने सर एप्लीकेशन पे 10,000 रुपए पे किए थे। सर नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। सर इन लोगों ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हम लोगों ने इन्हें अलॉट भी 5000 किए। सर इनका अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन और अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन बोथ आर 10,000। सर इनका कुछ भी सरप्लस नहीं है। तो सर नेक्स्ट कॉलम में इसीलिए वो बोल रहा है अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट इज निल, रिफंड निल, क्योंकि सर इन लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं किया है। सर उसके बाद वो अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहा है। टेबल का सेकंड लास्ट कॉलम है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सर हमारी अलॉटमेंट मनी जो है वो है ₹5 पर शेयर, 1 रुपी फॉर फेस वैल्यू एंड 4 रुपीज फॉर प्रीमियम। तो 5000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज इज 25,000। तो सर फर्स्ट कैटेगरी के लिए अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज 25,000, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज ऑल्सो 25,000। ठीक है सर, ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। सर सिंपल था। सर कैटेगरी 2 पे आते हैं। इसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड वाज 30,000। सर इन लोगों को हम लोगों ने 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड दिया था, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 15,000। ठीक है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, सर अब ध्यान दीजिए, इन लोगों ने अप्लाई 30,000 शेयर्स के लिए किया था, तो इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी भी 30,000 शेयर्स की ही पे की होगी। तो 30,000 इंटू ₹2 इज 60,000। सर 60,000 इन लोगों ने पे किया है। सर नेक्स्ट कॉलम बोल रहा है अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। सर एक्चुअली इनको एप्लीकेशन मनी 15,000 की पे करनी चाहिए थी, पर इन लोगों ने पे की है 30,000 की। तो सर 15,000 की एप्लीकेशन जो है वो आती है आपकी 15,000 शेयर्स इंटू ₹2, दैट इज ₹30,000। तो सर इन लोगों ने पे किया है 60, पे करना चाहिए था 30, तो इनका 30,000 हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है। तो सर वही वो डाल रहा है अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट के कॉलम में। सर रिफंड हम लोग इनको नहीं करने वाले हैं। आपके प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि ये जो मनी है हम लोग अलॉटमेंट मनी के सामने एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है सर, तो सर ये 15,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो सर अलॉटमेंट मनी ड्यू वो आएगा आपका 15,000 शेयर्स इंटू ₹5, 75,000। सर आपके सेकेंड लास्ट कॉलम में मेंशन किया हुआ है। सर 75,000 अलॉटमेंट मनी इनका ड्यू हो रहा है और 30,000 रुपीज इनका एक्सेस हमारे पास पड़ा है। तो बैलेंस सर इन लोगों ने जो हम लोगों को पे किया होगा वो है ₹45,000, आपका लास्ट कॉलम। सर आते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर। 3,20,000 का एप्लीकेशन हम लोगों के पास आया है और सर इनको हम लोगों ने 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड के हिसाब से प्रोरेटा अलॉटमेंट किया था। तो सर उसके हिसाब से हम लोगों का नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 80,000। सर इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी जो हम लोगों को पे की होगी वो होगी 3,20,000 इंटू 2, 6,40,000। पर सर इनको एप्लीकेशन मनी जो एक्चुअली पे करनी चाहिए थी वो होगी 80,000 इंटू 2, 1,60,000। तो सर इनका जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास पड़ा है वो है 6,40,000 माइनस 1,60,000, 4,80,000। तो सर उसमें हम लोगों को एक एडजस्टमेंट दी हुई थी कि उनका अलॉटमेंट पे जितना भी अमाउंट ड्यू होगा वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट होगा हम लोग वो उनको रिटर्न करने वाले हैं। तो सर पहले आपको बनाना पड़ेगा कि इनका अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू होगा। तो सर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आपका आएगा 80,000 शेयर्स इंटू 5, तो सर वो आ जाएगा 4 लाख। ठीक है सर, तो इनके 4,80,000 में से 4 लाख मैं अपने पास रख लूंगा अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करने के लिए। बाकी के जो 80,000 रुपीज होंगे सर वो हम लोग इनको रिटर्न कर देंगे। तो टोटल एक्सेस अमाउंट इज 4,80,000, जिसमें से 4 लाख हम लोग अलॉटमेंट के लिए रख रहे हैं और 80,000 हम लोग इनको रिटर्न कर देंगे। इसके नीचे सर उसने आपको रेशो एक्सप्लेन किया है, हम लोग जो प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो आइए सर अब जो डिमांडिंग पार्ट है क्वेश्चन का वो देखते हैं। अमाउंट सर हमारे पास आ गए। अब देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी। सर जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे हम लोग पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, तो पहले उसने भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री की है। ठीक है सर, जुलाई 1 पे उसने एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सर अमाउंट है 7,10,000। सर उसने यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस दिया है। सर ये 7,10,000 सिंपली ऐसे भी आ सकता है, आपको सर एप्लीकेशन आया था 3,55,000 शेयर्स का और पर शेयर एप्लीकेशन मनी है
2 rupees. तो 3,55,000 shares into rupees 2 comes to 7,10,000. 3,55,000 shares into rupees 2, सर अमाउंट आ जाएगा 7,10,000. सर बैंक को डेबिट किया है बिकॉज बैंक इज द रिसीवर. शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट को क्रेडिट किया है सर बिकॉज दिस इज योर टेम्पररी लायबिलिटी. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपकी लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज या तो आपको इसके सामने शेयर्स अलॉट करने हैं, या तो ये मनी आपको अलॉटमेंट के अमाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो ये एप्लीकेशन मनी आपको उनको रिफंड करना पड़ेगा. सर उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट को एडजस्ट करना. सर इसने भी वही किया है. जुलाई 10 पे उसने एंट्री पास की है. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट. सर वो लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज कर रहा है बाय डेबिटिंग द अकाउंट 7,10,000. तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सर फेस वैल्यू का अमाउंट 1 लाख शेयर्स इंटू रुपीज 2 लाख. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सर ये हम लोगों ने निकाल के रखा है कि अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करने के लिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितनी आई है. सर 4,30,000 कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों का ही एक्सेस अमाउंट ऐड करके बता रहा है. सर वर्किंग नोट का रेफरेंस भी दिया हुआ है आपको. और सर फिर इसने दिया है टू बैंक अकाउंट 80,000. सर ये कैटेगरी 3 का आपका रिफंड अमाउंट है जो ये बैंक के थ्रू पे कर रहा है. ये आपकी मेन एंट्री थी. सर उसके बाद हमारा स्टेप आता है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का. सर सेम वो यहाँ पे भी किया हुआ है. शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख. सर अभी अमाउंट्स कहाँ से आ रहे हैं? सर शेयर अलॉटमेंट का कैलकुलेशन सर सिंपल है. 1 लाख शेयर्स इंटू ₹5. इक्विटी शेयर कैपिटल, सर हम लोग 5 रुपीज में फेस वैल्यू का सिर्फ ₹1 ही ले रहे हैं और 4 रुपीज जो है वो आपका प्रीमियम है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आएगा 1 लाख शेयर्स इंटू ₹1 और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के सामने आएगा 1 लाख शेयर्स इंटू ₹4. सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपके लिए टेम्पररी एसेट होता है क्योंकि आप ड्यू कर रहे हो. सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी होती है. और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सर ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट है इसीलिए उसे क्रेडिट किया जा रहा है. सर नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की. तो सर उसमें इसने एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सर और एंट्री पास की गई है 70,000 की. सर ये 70,000 कहाँ से आया? सर 5 लाख का हम लोगों ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू किया, पर सर उसके ऊपर वाली एंट्री में अगर आप देखोगे तो 4,30,000 आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे ही आ चुके हैं जो हम लोगों ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट के कॉलम में कैलकुलेट करके रखी थी. तो 5 लाख ड्यू किया, 4,30,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो रिमेनिंग 70,000 हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सर बैंक अकाउंट, बैंक इज द रिसीवर, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सर हम लोग वो टेम्पररी एसेट का लेजर क्लोज कर रहे हैं. सर उसके बाद सम सिंपल है. 2017 में उसने पहले कॉल को ड्यू किया है. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सर उस कॉल का अमाउंट मैंने इनिशियली ही बता दिया था कि 7 रुपीज आएगा. सर शेयर की फेस वैल्यू है 10. आपने एप्लीकेशन पे रिसीव किए हैं 2 रुपीज और सर अलॉटमेंट में फेस वैल्यू का अमाउंट जो है वो है ₹1. तो सर आपका बैलेंस 7 रुपीज कॉल पे ड्यू होगा. सर सेम उसने यहाँ पे किया है. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख शेयर्स इंटू ₹7. सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो क्योंकि ये आपका टेम्पररी एसेट है, आप ड्यू कर रहे हो. ठीक है सर, रिसीवेबल अमाउंट है आपका. और सर इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि सर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी होता है. सर उसके बाद लास्ट एंट्री जो आ रही है अप्रैल 30 पे, बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. सर ये आपका कॉल रिसीव का एंट्री है. बैंक को डेबिट हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि ये रिसीवर है और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हमारा टेम्पररी एसेट था जिसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया. मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को शेयर फॉरफीचर की एंट्रीज में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाने वाले अमाउंट में, लास्ट में रिजर्व में जाने वाले अमाउंट में कंफ्यूजन होता है. आइए तो देखते हैं शेयर फॉरफीचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने ICAI के CA फाउंडेशन अकाउंट्स के मॉड्यूल के चैप्टर 10 यूनिट 2 से लिया है. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है. ब्यूटी कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज ₹3 per share on application, ₹5 per share including ₹2 as premium on allotment and ₹4 per share on call. इसने हम लोगों को बताया है कि कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं
और सर फेस वैल्यू है 10 रुपीज। 3 रुपीज वो एप्लीकेशन पे ले रहा है। 5 रुपीज का टोटल अमाउंट वो अलॉटमेंट पे ले रहा है, जिसमें 2 रुपीज आपका प्रीमियम है। तो सर फेस वैल्यू का जो पार्ट आएगा वो है 3 रुपीज, और सर बैलेंस 4 रुपीज वो कॉल पे ले रहा है। सर आगे बोल रहा है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वॉज फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम holding 500 shares who failed to pay allotment and call money। सर यहाँ पे ये बता रहा है कि राम एक शेयर होल्डर है जो सर 500 शेयर्स होल्ड कर रहा है, उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे नहीं की है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। श्याम होल्डिंग 1000 शेयर्स who failed to pay the call money। सर श्याम ने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों पे कर दी है, सिर्फ कॉल मनी उसने पे नहीं की है। आगे बोल रहा है All those 1500 shares were forfeited। 500 शेयर्स राम के और 1000 शेयर्स श्याम के, दोनों शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। Of the shares forfeited, 1250 shares including whole of Ram's share were subsequently reissued to Jadoo as fully paid up at a discount of ₹2 per share। सर कंपनी ने 1500 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, जिसमें से 1250 शेयर्स वो रीइशू कर रहा है, और सर इन 1250 शेयर्स में राम के सारे 500 शेयर्स इंक्लूड किए हुए हैं। मतलब कि सर हम लोगों ने श्याम के 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, जिसमें से हम लोग सिर्फ 750 शेयर्स ही रीइशू कर रहे हैं, और ये रीइशू हम लोग 8 रुपीज के प्राइस पे कर रहे हैं। उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है फुल्ली पेड अप शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। सर उसके बाद बोल रहा है पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया है। सॉल्यूशन में पहले उसने जर्नल एंट्रीज दी है। मैं आपको जर्नल एंट्रीज के साथ साइमल्टेनियसली फॉरफीचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताते जाता हूँ। पहले उसने जर्नल एंट्री पास की है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 शेयर्स इंटू ₹10। हम लोगों ने 1500 शेयर फॉरफिट किए थे, और वो इंटू ₹10 इसलिए कर रहा है क्योंकि शेयर फॉरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करते हैं। हम लोग कैपिटल को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है सर, और हमारे इस एग्जांपल में शेयर का पूरा अमाउंट कॉल किया हुआ था, इसीलिए वो 1500 शेयर्स इंटू ₹10 कर रहा है 15,000। फिर वो कर रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 इंटू ₹2। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जब भी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम फॉरफिट किए जाते हैं और प्रीमियम सिर्फ कॉल किया गया है और शेयर होल्डर ने वो प्रीमियम पे नहीं किया होता है, जो कि हमारे केस में मिस्टर राम ने पे नहीं किया है। आपको याद होगा क्वेश्चन में उसने मेंशन किया था कि राम ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की है, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे नहीं की है, और हमारा प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में ही इंक्लूडेड था। तो सर जब भी प्रीमियम कॉल किया गया है और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया होता है, तो हम लोगों को वो प्रीमियम रिवर्स करना पड़ता है। तो इस केस में हम लोग राम के शेयर्स पे जो प्रीमियम कॉल किया हुआ है और रिसीव नहीं हुआ है उसे रिवर्स कर रहे हैं 500 इंटू ₹2,000। सर फिर वो एंट्री कर रहा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 शेयर्स इंटू ₹5। मिस्टर राम ने 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी पे नहीं की थी, तो उसका ही हम लोग अलॉटमेंट का अमाउंट रिवर्स कर रहे हैं। आगे टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 1500 शेयर्स इंटू ₹4। कॉल अमाउंट राम और श्याम दोनों ने पे नहीं किया था, राम के 500 शेयर्स और श्याम के 1000 शेयर्स, और कॉल का अमाउंट है ₹4 पर शेयर। तो 1400 इंटू 4 6000 रुपीज। यहाँ पे भी हम लोग कॉल का अमाउंट रिवर्स कर रहे हैं और उसे क्रेडिट कर रहे हैं। सर एट दी एंड वो क्रेडिट कर रहा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। सर शेयर फॉरफीचर की ट्रीटमेंट ऐसे होती है कि शेयर होल्डर ने जितना भी अमाउंट शेयर पे किया होता है हम लोग वो फॉरफिट कर देते। तो सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट पेड अप वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो सर हमारे इस केस में राम ने अपने 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर पे की है, तो सर 1500 रुपीज उसके होंगे। सर श्याम ने एप्लीकेशन पे ₹3 पे किए हैं और अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू का पार्ट ₹3 का पे किया है। सर एक बात याद रखिएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पे किया हुआ प्रीमियम का अमाउंट नहीं जाएगा। सर जब भी प्रीमियम कॉल किया गया है और शेयर होल्डर ने पे किया है, तो सर वो हम लोग शेयर फॉरफीचर के एंट्री के टाइम पे इग्नोर कर देंगे। इसीलिए मैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में शाम का ₹3 ऑन एप्लीकेशन और ₹3 ऑन अलॉटमेंट ही
क्रेडिट कर रहा हूं, मैं प्रीमियम के ₹2 पर शेयर को इग्नोर कर रहा हूं सर, तो ₹6 पर शेयर इन 2000 शेयर्स 6000 शाम का अमाउंट आ जाएगा और 1500 हम लोगों ने राम का कैलकुलेट किया, तो आपका टोटल अमाउंट जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा वो हो जाएगा 7500। सर इसका अगर मैं ट्रीटमेंट इन शॉर्ट बोलूं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कॉल किया हुआ है और पे नहीं किया गया है तो रिवर्स करते हैं उसे डेबिट करके। फिर सर जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू थी और पे नहीं की गई थी आप उसे क्रेडिट करते हो। हमारे केस में शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल था। और सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर आता है। और सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर प्रीमियम कॉल किया गया है और शेयर होल्डर ने पे कर दिया है तो उसे फॉरफीचर के कैलकुलेशन में हम लोग इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। री इशू का एंट्री किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। सर अब ये 10,000 कैसे आया? 1250 शेयर्स इंटू ₹8। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सर री इशू के टाइम पे अगर री इशू डिस्काउंट पे हो रहा है तो जो भी डिस्काउंट का पार्ट होगा वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से यूज किया जाता है। तो सर इसमें शेयर फॉरफीचर को वो डेबिट कर रहा है 1250 शेयर्स इंटू ₹2 पर शेयर 2500। उसके बाद वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है फेस वैल्यू से 1250 शेयर्स इंटू 10 12,500। लास्ट एंट्री वो कर रहा है फॉरफीचर ऑफ शेयर अकाउंट में जो अमाउंट बच गया उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। ये है प्रॉफिट ऑन री इशू। सर अब इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसका कैलकुलेशन समझने के लिए पहले हमें वर्किंग नोट देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उस वर्किंग नोट के कैलकुलेशन। सर आपको वर्किंग नोट दिया हुआ है, पहले वो राम का कैलकुलेशन कर रहा है। वो बता रहा है अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर ऑफ राम ₹3। सर ये उसका एप्लीकेशन अमाउंट जो उसने पे किया था वो है, लेस लॉस ऑन री इशू पर शेयर। सर हम लोगों के पास ₹3 उसका पेड अप अवेलेबल था पर हम लोगों ने जो पर शेयर डिस्काउंट दिया है वो है सिर्फ ₹2। हम लोग ₹3 डिस्काउंट दे सकते थे पर हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है सिर्फ 2। सर आप पर शेयर जितना अमाउंट फॉरफिट करते हो उतना ही अमाउंट आप री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। तो इस केस में हम लोग मैक्सिमम ₹3 डिस्काउंट दे सकते थे पर हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है ₹2। तो ₹1 पर शेयर हम लोगों का सेव हो जाता है। वही सर हम लोग राम के केस में शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकालकर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो सर ₹1 इंटू 500 शेयर राम के शेयर्स का अमाउंट। फिर सर आते हैं शाम के शेयर्स पे। सर उसने दिया है अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर ऑफ शाम ₹6। सर हम लोग अब इसके शेयर्स पे ₹6 तक का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे पर हम लोग जो एक्चुअल डिस्काउंट पर शेयर दे रहे हैं वो है ₹2। तो हम लोगों का शाम के शेयर्स पे पर शेयर ₹4 सेव हो जा रहा है। तो सर ₹4 इंटू 750 शेयर्स हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सर तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 500 इंटू 1 और 750 इंटू 4 ₹3,500। ठीक है सर। तो आइए ऊपर देखते हैं। सर जर्नल एंट्री भी उसने उसी अमाउंट की है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,500। उसके बाद सर बैलेंस शीट दी है। पहले आपको लायबिलिटी साइड दिखाया गया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें सर शेयर कैपिटल दिखाया जा रहा है 2,99,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाए जा रहे हैं 62,500। और सर एसेट साइड में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिखाया जा रहा है 3,61,500। सर बैलेंस शीट का डिटेल हम लोगों को नीचे नोट्स में दिया हुआ है जिसमें हम लोग देख सकते हैं इशूड शेयर कैपिटल 30,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 3 लाख, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल 29,750। सर 30,000 में से हम लोगों ने टोटल 1,500 शेयर फॉरफिट किए थे पर उसमें से 1250 शेयर्स हम लोगों ने री इशू कर दिए। तो 250 शेयर्स अभी भी ऐसे पड़े हैं जो फॉरफिट किए गए हैं पर री इशू नहीं किए गए हैं सर। इसीलिए आपका 29,750 इक्विटी शेयर्स दिख रहा है ऑफ ₹10 ईच 2,97,500 और शेयर फॉरफीचर में हमारा ₹1,500 पड़ा है। सर ये शाम के जो 250 शेयर्स फॉरफिटेड हमारे पास पड़े हैं उन पे जो हम लोग फ्यूचर में री इशू पे डिस्काउंट दे सकते हैं वो अमाउंट है 250 शेयर्स इंटू ₹6 1,500। तो आपका सर कैपिटल हो जाता है 2,99,000। सर रिजर्व एंड सरप्लस में उसने दो रिजर्व दिखाए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 59,000 और कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,500। वो आपको बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी दिखा रहा है। टोटल प्रीमियम अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट 60,000 लेस अमाउंट रिवर्स्ड ऑन फॉरफीचर 1,000। सर ये राम के शेयर्स का प्रीमियम है जो कॉल किया गया था पर पे नहीं किया गया। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम में जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 59,000। तो सर ये था इस सम का सॉल्यूशन। तो ये था सर आपका ट्रिकी टॉपिक, बेसिक एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।
अब हम लोग कवर करने वाले हैं डिबेंचर से रिलेटेड आपका एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड टीडीएस। तो आइए दोस्तों देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट क्या है। मैंने ICAI का ही मटेरियल डाउनलोड किया है। तो सर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए मटेरियल में क्या है। सर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेएबल ऑन कूपन डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का सिंपल मतलब ये है कि हम लोग उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस करके ट्रीट करते हैं और P&L में डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड पीरियडिकली एंड इज कैलकुलेटेड एट कूपन रेट ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर इंटरेस्ट इज पेड पीरियडिकली का सिंपल मतलब ये है कि इंटरेस्ट आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हो, सेमी एनुअली भी पे कर सकते हो और एनुअली भी पे कर सकते हो। कूपन का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके डिबेंचर के नाम में ही दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 14% डिबेंचर्स, तो इसमें जो 14% है दैट इज द रेट ऑफ कूपन, या हम लोग इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। द कंपनी विल पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स टू द डिबेंचर होल्डर्स बिकॉज द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट्स एप्लीकेबल अंडर टैक्स रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर ये आपके फाउंडेशन के लिए एक न्यू टॉपिक है। टीडीएस इसको हम लोग सर बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। समझने की ये बात है कि कंपनी जब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है तो वो इंटरेस्ट उस डिबेंचर होल्डर की इनकम हो जाता है। तो सर गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको उन डिबेंचर होल्डर्स के उस इनकम पार्ट में से टैक्स का पोर्शन कट करके गवर्नमेंट को पे करना है। तो सर कंपनी इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम दैट इंटरेस्ट। सर वो टीडीएस आप जो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट में से कट करोगे वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, आपको वो पैसा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सर आगे देखते हैं क्या बोलता है। द कंपनी विल डिपॉजिट द टैक्स सो डिडक्टेड विथ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। सर मैंने पहले ही बताया कि आपको ये अमाउंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पे करना पड़ेगा। फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन दिस रिगार्ड। तो आइए सर जर्नल एंट्रीज देखते हैं क्या होगा इस इंटरेस्ट का। सर पहली जो एंट्री वो बता रहा है वो है फॉर मेकिंग इंटरेस्ट ड्यू। सर पहले आपको उस इंटरेस्ट को बुक्स में ड्यू करना पड़ेगा। तो एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सर इंटरेस्ट को हम लोगों ने डेबिट किया है क्योंकि इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सर डिबेंचर होल्डर को हम लोगों ने क्रेडिट किया है क्योंकि सर वी आर ट्रीटिंग डिबेंचर होल्डर एज अवर लायबिलिटी। ठीक है सर, उसको अमाउंट पे करना बाकी है तो इसीलिए वो हमारी लायबिलिटी है। सर नेक्स्ट एंट्री है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिडक्शन ऑफ टीडीएस। सर एंट्री है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेएबल टू बैंक अकाउंट। सर डिबेंचर होल्डर अकाउंट आपने डेबिट किया है क्योंकि आपने फर्स्ट एंट्री में उसे एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया था। अब हम लोग वो लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं, इसीलिए उसे क्लोज करने के लिए मैं डेबिट कर रहा हूं। तो टीडीएस पेएबल अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि सर ये आपका लायबिलिटी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। सर आपने डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट में से टीडीएस कट की है पर वो टीडीएस आपको गवर्नमेंट को पे करनी होगी। सो दिस इज योर लायबिलिटी। टू बैंक को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि सर बैंक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। सर बैंक से आपके इंटरेस्ट की पेमेंट होने वाली है। सर नेक्स्ट एंट्री आपको दी है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर आपने सेकेंड एंट्री में जो लायबिलिटी जनरेट की टीडीएस पेएबल की, अब सर आप वो सेटल कर रहे हो बाय पेइंग दैट टीडीएस अमाउंट टू द गवर्नमेंट। तो आप एंट्री कर रहे हो टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर लायबिलिटी सेटल कर रहा हूं इसीलिए टीडीएस पेएबल अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं और सर पेमेंट बैंक से जा रही है, बैंक इज द गिवर, इसीलिए बैंक को क्रेडिट कर रहा हूं। सर अब ये जो ड्यू और पेमेंट का एंट्री था को जितनी बार आप ईयर में इंटरेस्ट पे करोगे, क्वार्टरली होगा तो 4 बार, सेमी एनुअली होगा तो 2 बार और एनुअली होगा तो 1 बार, आपको ये एंट्री उतने नंबर ऑफ टाइम्स पास करनी पड़ेगी। बट सर लास्ट में एक एंट्री दी हुई है, फोर्थ एंट्री है आपकी फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सर ये आपकी एनुअली एक ही एंट्री पास होगी जिसमें हम लोग सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं।
तो सर इंटरेस्ट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस था, मैं उसे पीएनएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो सर पीएनएल अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है और उसे मैं डेबिट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, और इंटरेस्ट को क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और हम लोग उसे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है सर। तो ये था सर आपका वो ट्रिकी टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड टीडीएस। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत ही अच्छे वेटेज के लिए आता है, मोस्टली फाउंडेशन लेवल पे, बट सीएमए के कोर्स में वो इंटरमीडिएट लेवल पर भी है। तो आइए देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। कंसाइनमेंट अकाउंट्स अब क्या होता है, हम लोगों को उसके लिए पहले कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। उसमें एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर एक बिजनेसमैन होता है जिसे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना होता है, किसी दूसरे सिटी में या किसी दूसरे स्टेट में उसे एस्टेब्लिश करना है, तो वो उस सिटी या उस स्टेट में ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड किसी एजेंट का हेल्प लेता है, और वो जो एजेंट या जो दूसरा बिजनेसमैन होता है उसे हम लोग कंसाइनी कहते हैं। कंसाइनी कंसाइनर के लिए एक एजेंट के जैसे होता है। कंसाइनमेंट बिजनेस का फ्लो कैसे होता है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, कंसाइनी उन गुड्स को अपने पास स्टोर करता है, उन गुड्स के लिए ऑर्डर लेता है, सेल करता है। हो सकता है वो सेल कैश बेसिस पे होगी या हो सकता है वो क्रेडिट बेसिस पे होगी। अब जो भी बेसिस होंगे, जो भी गुड्स कंसाइनी सेल करेगा, उसका जो भी अमाउंट रिकवर होगा, दैट अमाउंट इज पेएबल बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर। कंसाइनी को वो गुड्स अपने पास स्टोर करने पड़ेंगे, और हो सकता है उन गुड्स को स्टोर करने के लिए कंसाइनी उन गुड्स पे कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर करेगा, फॉर एग्जांपल वेयरहाउस रेंट, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एटसेट्रा। तो उन गुड्स को सेल करने के लिए या ये सारी फैसिलिटीज कंसाइनर को देने के लिए कंसाइनी कंसाइनर से कमीशन चार्ज करता है। कंसाइनी पीरियडिकली एक स्टेटमेंट बना के पूरे इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कंसाइनर को सेंड करता है, और उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं अकाउंट सेल्स। कंसाइनर उन अकाउंट सेल्स के हिसाब से अपने पास भी वो कंसाइनमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है इन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर, और वो अपने पास कंसाइनी का लेजर भी प्रिपेयर करता है टू कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल टू दी कंसाइनी। हो सकता है इस अरेंजमेंट में कंसाइनी कंसाइनर को गुड्स रिसीव करने के टाइम पे कुछ एडवांस अमाउंट भी दे देगा, या हो सकता है कोई बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके कंसाइनर को दे देगा, जो कंसाइनर बाद में अपने बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। तो आइए देखते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। कंसाइनमेंट बिजनेस की अकाउंटिंग समझने के लिए दो बातें हम लोगों को पहले समझनी पड़ेंगी। कंसाइनर एंड कंसाइनी बोथ आर पर्सनल अकाउंट्स। कंसाइनर इज क्रेडिटर फॉर कंसाइनी, कंसाइनी इज डेटर फॉर कंसाइनर। ये बातें याद रख के आइए तो देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। हम लोगों को बहुत अच्छे डिटेल्ड फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज दी गई हैं। पहले ट्रांजैक्शन दी हुई है ऑन सेंडिंग द गुड्स। जब कंसाइनर कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा तो उसकी जर्नल एंट्री कंसाइनर के बुक्स में होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट को हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो गुड्स होंगे वो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए परचेसेस माने जाएंगे, उसका ये एक्सपेंस ट्रीट किए जाएंगे, इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुड्स हम लोग नॉर्मल बिजनेस से निकाल कर कंसाइनमेंट बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हैं। कंसाइनी इस ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं करेगा बिकॉज कंसाइनी इज नॉट अ पार्टी टू ट्रांजैक्शन। ऑन एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग गुड्स, कंसाइनर गुड्स सेंड करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है तो उसका एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट को हम लोग डेबिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज एक्सपेंस टू कैश और बैंक अकाउंट और टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस कंसाइनर कैश बेसिस पे कर रहा है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा, कैश गोज आउट। बैंक को क्रेडिट हम लोग इसलिए करेंगे बिकॉज बैंक इज द गिवर। जब एक्सपेंसेस का ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे होगा तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाएंगे। अगेन कंसाइनी इस ट्रांजैक्शन का भी एंट्री नहीं करेगा बिकॉज कंसाइनी इज नॉट अ पार्टी टू ट्रांजैक्शन। फिर है फॉर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। कंसाइनी कंसाइनर को गुड्स के अगेंस्ट एडवांस पे कर रहा है तो कंसाइनर एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, bank is the receiver, bills receivable account debit, bills receivable also an asset for consignor to consignee account। कंसाइनी उसे वो पैसे दे रहा है सो कंसाइनी विल बी गिवर, इसीलिए हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। और कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर इज द रिसीवर, टू कैश, कैश गोज आउट, टू बैंक, बैंक इज द गिवर, to bills payable, bills payable will be the liability for
कंजाइनी। ऑन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनी, तो कंजाइनर एंट्री करेगा कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। कंजाइनमेंट को डेबिट हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगेन एक्सपेंसेस कंजाइनर करे या कंजाइनी करे, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ कंजाइनमेंट बिजनेस, तो कंजाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा। कंजाइनी के अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने इनिशियली ही आपको बता दिया था कि कंजाइनी जो है वो कंजाइनर के लिए डेटर है, और अगर कंजाइनी कुछ एक्सपेंसेस करेगा तो वो हम लोगों को एट द एंड जब नेट अमाउंट रेमिट करेगा तो वो एक्सपेंसेस के पैसे कट करके देगा। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनी विल रिड्यूस द अमाउंट टू बी रिसीवेबल फ्रॉम कंजाइनी फॉर द कंजाइनर, तो कंजाइनर के लिए उतना डेटर कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। कंजाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंजाइनर अकाउंट डेबिट, वो अपने बुक्स में कंजाइनर जो कि क्रेडिटर है उसके बुक्स के लिए उसे कम कर देगा। तो कैश गोज आउट टू बैंक इज द गिवर, और टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस दैट विल बी द लायबिलिटी फॉर कंजाइनी, और उसे क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट है ऑन कंजाइनी रिपोर्टिंग सेल्स, जब कंजाइनी सेल्स मार्केट में करके आएगा वेदर दीज सेल्स आर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो कंजाइनर अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंजाइनी अकाउंट डेबिट। जितने भी गुड्स कंजाइनी ने बाहर सेल किए उतने अमाउंट के लिए अब वो कंजाइनर के लिए डेटर बन जाएगा, इसीलिए कंजाइनी का लेजर अपने बुक्स में डेबिट करेगा to show him as a debtor that amount of sales will be receivable from consignee to consignment account. Sales made by consignee will be treated as income of the consignment business, इसीलिए consignment को क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग। कंजाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट। अगर ट्रांजैक्शन कैश पे है तो कैश या बैंक को डेबिट किया जाएगा, और अगर कंसाइनी क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहा है तो कंसाइनमेंट डेटर्स को डेबिट करेगा और वो क्रेडिट करेगा कंसाइनर के लेजर को, क्योंकि जो भी उसने सेल किया है वो अमाउंट उसे कंसाइनर को पे करना है, सो कंसाइनर विल बी क्रेडिटर फॉर कंसाइनी। नेक्स्ट दिया हुआ है कमीशन। कमीशन की जर्नल एंट्री समझने से पहले आइए तो जरा समझ लेते हैं कि कमीशन से रिलेटेड अलग अलग वेरिएशंस क्या हो सकती हैं। अब ये जो कमीशन होगी वो अलग अलग टाइप की कमीशन होती है। एक होती है नॉर्मल कमीशन विच इज पेएबल एज अ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल सेल्स। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कमीशन है वो है डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन जब कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है तो जो भी बैड डेट्स का लॉस होता है वो कंसाइनी को बेयर करना पड़ता है, मतलब जो भी बैड डेट्स होंगे वो कंसाइनर को ट्रांसफर नहीं करेगा और वो उसका लॉस खुद बेयर करेगा, अपने इनकम के सामने उसको एडजस्ट करेगा। थर्ड जो टाइप ऑफ कमीशन होती है वो होती है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन में कैसे होता है, कंसाइनर कंसाइनी को एक मिनिमम टारगेटेड सेलिंग प्राइस बता देता है, अगर कंसाइनी उस मिनिमम सेलिंग प्राइस के ओवर एंड अबव गुड्स सेल कर रहा है तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पे उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन दी जाएगी, एंड दैट एक्स्ट्रा कमीशन इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग कमीशन। तो ये था कंसेप्ट ऑफ कमीशन। अब देखते हैं जर्नल एंट्री के लिए क्या दिया हुआ है। कंसाइनर के बुक्स में दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनर कंसाइनमेंट के लेजर को इसलिए डेबिट करेगा बिकॉज दैट कमीशन इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, और कंसाइनी के लेजर को क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है बिकॉज कंसाइनी अब कमीशन का अमाउंट डिडक्ट करके हम लोगों को नेट अमाउंट रेमिट करेगा, सो कंसाइनी की डेटरशिप कम हो जाएगी। कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बिकॉज कंसाइनर इज अ क्रेडिटर ऑफ कंसाइनी। कमीशन के इक्वल अमाउंट की क्रेडिटरशिप कंसाइनर की कम हो जाएगी, इसीलिए कंसाइनी कंसाइनर का लेजर डेबिट करेगा, दिस इज डिक्रीज इन क्रेडिटरशिप। कमीशन कंसाइनी के बुक्स में इनकम ट्रीट की जाएगी, इसीलिए कंसाइनी के बुक्स में कमीशन के लेजर को क्रेडिट किया जा रहा है। नेक्स्ट है फॉर बैड डेट्स। अब बैड डेट्स में एक वेरिएशन है, जैसे कि हम लोगों ने कमीशन के लिए डिस्कस किया था कि नॉर्मल कमीशन अगर पे की जा रही है तो जो बैड डेट्स होगा वो कंसाइनर का एक्सपेंस हो जाएगा, और अगर डेल क्रेडियर कमीशन पे की जा रही है तो जो बैड डेट्स होगा वो कंसाइनी को बेयर करने पड़ेंगे। तो ये जो सामने एंट्री दी हुई है वो अज्यूमिंग नॉर्मल कमीशन की है। कंसाइनर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज बैड डेट्स विल बी ट्रीटेड एज लॉस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। तो कंसाइनी हम लोगों को बैड डेट्स के जितना अमाउंट टोटल अमाउंट में से डिडक्ट करके देगा, सो दिस विल बी डिक्रीज इन डेटर फॉर द कंसाइनर। कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन द लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर तो कंसाइनमेंट डेटर्स, कंसाइनी के उतने डेटर्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर
क्लोजिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट, अब कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेगा। डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा, जिस भी साइड का टोटल हायर होगा उसे दोनों साइड लिखेंगे और जहां पे लोअर टोटल होगा वहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सो इफ क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट इज हायर देन डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा एंड दैट विल बी द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनर कंसाइनमेंट बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसे अपने नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देगा। और अगर लॉस होगा तो लॉस के लिए डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी हायर देन द क्रेडिट साइड, सो द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड। तो वही उसने किया है, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और वो जो लॉस होगा उसे कंसाइनर अपने नॉर्मल P&L के डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। तो एंट्री हो जाएगी जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसका कंसाइनी एंट्री नहीं करेगा बिकॉज अगेन कंसाइनी इज नॉट अ पार्टी टू दिस ट्रांजेक्शन और कंसाइनी कंसाइनमेंट का लेजर प्रिपेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है फॉर फाइनल सेटलमेंट, कंसाइनी टोटल सेल्स के अमाउंट में से अपने एक्सपेंसेस, अपनी कमीशन, बेड डेट्स एक्सेट्रा डिडक्ट करके जो भी नेट अमाउंट होगा वो कंसाइनर को रेमिट कर देगा। तो कंसाइनर उसकी एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अगर कंसाइनर बिल्स रिसीवेबल के थ्रू सेटल कर रहा है तो कंसाइनी अकाउंट, दिस इज योर डेटर लेजर सेटल्ड। कंसाइनी कंसाइनर के लिए डेटर था, हम लोग उसका लेजर सेटल करेंगे, क्लोज करेंगे तो उसे क्रेडिट कर देंगे। कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर, टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर, टू बिल्स पेएबल लायबिलिटी। फॉर क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री की थी जब गुड्स को कंसाइनमेंट बिजनेस में ट्रांसफर किया जा रहा था, तो हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट का एंट्री किया था। अब यहाँ पे हम लोग गुड्स सेंट के लेजर को क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो कंसाइनर अपने बुक्स में एंट्री करेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग और परचेस अकाउंट, उसे वो अपने नॉर्मल ट्रेडिंग या परचेसेस के सामने एडजस्ट कर देगा। कंसाइनी के बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जब हम लोग कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री होगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये कंसाइनर के लिए एसेट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट, इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जैसे नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो गुड्स कंसाइनमेंट बिजनेस में बच जाएंगे उसे हम लोग कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को डेल क्रेडिटर कमीशन और बेड डेट्स के एडजस्टमेंट की डिटेल दी हुई है। लिखा हुआ है sometimes the consignor allows an extra commission to the consignee in order to cover the risk of collection from customer on account of credit sales, which is known as del creditor commission. del creditor commission हम लोग क्यों देते हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कंसाइनर कंसाइनी को del creditor commission देता है तो ऑटोमेटिकली जो बेड डेट्स के लॉस का रिस्क होता है वो कंसाइनर से कंसाइनी पे शिफ्ट हो जाता है। वो सेम बात यहीं पे लिखी हुई है। और इस केस में जब बेड डेट्स होंगे तो कंसाइनी वो बेड डेट्स कंसाइनर को शिफ्ट नहीं करेगा, कंसाइनी को खुद को वो बेड डेट्स बेयर करने पड़ेंगे और वो बेड डेट्स का लॉस उस एक्स्ट्रा डेल क्रेडिटर कमीशन के सामने एडजस्ट करेगा। आगे दिया हुआ है नेचुरली इफ अ डेट इज फाउंड to be irrecoverable, the same must be borne by the consignee. There will be no effect in the books of consignor. In short, credit sales will be treated as cash sale to consignor. क्योंकि जितने भी गुड्स सेल किए जाएंगे कंसाइनी पूरे गुड्स के पैसे कंसाइनर को देगा ही। जो भी बेड डेट्स होंगे वो कंसाइनी कंसाइनर को डिडक्ट नहीं करके देगा। If no del creditor commission is given by the consignor to the consignee, the amount of bad debts must be borne by the consignor. आगे हम लोगों को del creditor कमीशन के केस में क्या एंट्रीज की जाएंगी वो दी हुई है। When del creditor commission is given, तो क्रेडिट सेल की एंट्री कैसे होगी? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने पहले ही बताया था कि कंसाइनर सेल्स कैश पे कर रहा है या क्रेडिट पे कर रहा है उसका कंसाइनर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री दोनों के लिए सेम होगी। कंसाइनी को हम लोग अपना डेटर दिखा देंगे और कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट की जाएगी बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। फिर दिया है बेड डेट्स। कंसाइनर अपने बुक्स में बेड डेट्स का कोई भी एंट्री नहीं करेगा। और फिर डेल क्रेडिटर कमीशन का एंट्री दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट को हम लोगों ने डेबिट इसलिए किया क्योंकि कमीशन कोई भी हो, वेदर इट इज नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, इसीलिए कंसाइनमेंट के लेजर को डेबिट किया जाएगा। और कंसाइनी के लेजर को हम लोगों ने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि उतना हमारा
कंसाइनी का डेटरशिप कम हो जाएगा, वो कमीशन का पैसा हम लोगों को कट करके देगा। व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन, तो उस केस में जो बैड डेट्स होंगे वो कंसाइनर का लॉस होंगे, तो क्रेडिट सेल की एंट्री कंसाइनर करेगा। कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट तो कंसाइनमेंट अकाउंट, जो भी कंसाइनमेंट के डेटर्स होंगे वो कंसाइनर के डेटर्स होंगे। कंसाइनर डेटर कंसाइनर के लिए एसेट हो जाएगा, तो कंसाइनमेंट वो सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा एज एन इनकम फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स अब जो है वो कंसाइनर को बेयर करने पड़ेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। कंसाइनमेंट को डेबिट हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बैड डेट्स विल बी ट्रीटेड एज लॉस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, और कंसाइनमेंट डेटर्स को क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है बिकॉज उतना वो एसेट कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। फॉर रियलाइजेशन ऑफ कैश, जब डेटर्स से अमाउंट रियलाइज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स, कैश कम्स इन एंड डेटर्स जो हमारा एसेट था वो सेटल हो जाएगा। अगर डेटर्स से पैसे कंसाइनी कलेक्ट कर रहा है तो कंसाइनर एंट्री करेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट, बिकॉज अब हम लोगों का जो अमाउंट है वो कंसाइनी से रिसीवेबल हो जाएगा, तो कंसाइनमेंट डेटर्स उतने हमारे कंसाइनमेंट के डेटर्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन, तो क्रेडिट सेल का एंट्री होगा कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट तो कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनमेंट के जो डेटर्स होंगे वो कंसाइनी का एसेट हो जाएंगे, और जो भी अमाउंट उसे डेटर से कलेक्ट होगा वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी टुवर्ड्स द कंसाइनर, दैट अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर, इसीलिए उसे क्रेडिट किया जा रहा है। फॉर बैड डेट्स, अब ध्यान देना है हम लोगों को कि डेल क्रेडिटर कमीशन पे की गई है, तो जो बैड डेट्स होंगे वो कंसाइनी का एक्सपेंस हो जाएंगे, तो कंसाइनी उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, दिस इज हिज लॉस टू कंसाइनमेंट डेटर्स, उसके कंसाइनमेंट के डेटर्स कम हो जाएंगे, इसीलिए डेटर्स को क्रेडिट किया जा रहा है। फॉर रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, तो उस केस में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर टू कंसाइनमेंट डेटर्स, बिकॉज डेटर्स कम हो रहे हैं इसीलिए हम लोग उसे क्रेडिट कर देंगे। फॉर क्लोजिंग द बैड डेट्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। यहाँ पे कंसाइनी जो बैड डेट्स का लॉस था उसे कमीशन के सामने एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे ये बैड डेट्स बेयर करने के लिए एक्स्ट्रा डेल क्रेडिटर कमीशन दी गई थी, तो वो उस लॉस को कमीशन के इनकम के सामने एडजस्ट कर देगा। उसके बाद जो हम लोगों को अकाउंटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसके लिए भी हम लोगों को दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये प्रोविजंस क्लियर कर लेते हैं। अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट शुड बी प्रॉपर्ली वैल्यूड, अदरवाइज फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। यूजुअली अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं तो आपको अनसोल्ड यूनिट्स का कॉस्ट प्लस ऑल द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड नॉन रिकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी लेने हैं। कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाएंगे, कंसाइनी के सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ही क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के टाइम पे कंसीडर किए जाएंगे। अल्टरनेटिवली टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर plus total non-recurring expenses of the consignee are to be added and stock should be valued on the basis of proportionate unsold goods. But it must be remembered while valuing stock on consignment, the usual principle for valuation of stock, that stock should be valued at cost price और मार्केट प्राइस whichever is less। हम लोगों को यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, नॉर्मल जो हम लोगों का स्टॉक वैल्यूएशन का बेसिस होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट whichever is lower वो भी फॉलो करना है। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने का एंट्री होगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, मैंने पहले ही क्लियर किया था, ये कंसाइनर के लिए एसेट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट में हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। नीडलेस टू से दैट अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट will appear on the asset side of बैलेंस शीट। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अब हम लोगों को ये लॉस जो है वो दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करना होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। आइए तो देखते हैं दोनों की ट्रीटमेंट क्या होगी। पहले हम लोगों को दिया हुआ है नॉर्मल लॉस, उसके लिए लिखा हुआ है इफ सम लॉस इज अनअवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज अनअवॉइडेबल, हम लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इट वुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर कंसाइनमेंट while valuing the inventories. The total cost plus expenses incurred should be divided by the quantity available
आफ्टर द नॉर्मल लॉस टू असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट। इसमें ये क्लियर कर रहा है कि जो नॉर्मल लॉस होगा, जो यूनिट्स हम लोगों के नॉर्मल लॉस के अंडर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका कॉस्ट हम लोग रिमेनिंग अवेलेबल यूनिट्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो हम लोगों का जो रिमेनिंग यूनिट्स का पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू नॉर्मल लॉस। उसके लिए उसने एग्जांपल दिया है, सपोज 10,000 kg ऑफ एप्पल्स आर कंसाइन्ड टू अ होलसेलर, द कॉस्ट बीइंग ₹30 per kg प्लस 40,000 of freight. It is concluded that a loss of 15% is unavoidable. इसमें हम लोगों को उसने बताया है कि 10,000 kgs of एप्पल से सेंड किए जा रहे हैं एक होलसेलर को, पर केजी कॉस्ट है ₹30 और टोटल कंसाइनमेंट के लिए ₹40,000 का फ्रेट इनकर किया जा रहा है। और इसमें यह भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो कंसाइनर है उसने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एवेल्युएट करके रखा है कि 15% ऑफ गुड्स सेंट आर ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। द कॉस्ट पर केजी will be 3,40,000. This is 10,000 kg into 30 plus 40,000 of freight. 10,000 kg एप्पल्स into ₹30 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। उसमें हम लोग 40,000 का फ्रेट ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 3,40,000। उसे उसने डिवाइड किया है 8,500 से। अब ये 8,500 कैसे आया? 10,000 kgs of apples supplied less 15% normal loss, तो जो रिमेनिंग अवेलेबल यूनिट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8,500 kgs। तो जो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट का कॉस्ट है 3 लाख प्लस 40,000 वो 8,500 kgs के ऊपर स्प्रेड किया जाएगा और पर केजी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी ₹40। इफ द अनसोल्ड इन्वेंट्री इज 1000 kg, अगर क्लोजिंग स्टॉक में हम लोगों के पास 1000 kgs बच रहे हैं, इट्स वैल्यू विल बी ₹40,000, ₹40 per kg into 1000 kgs. Accordingly, no entry is recorded for normal loss and same is considered as expense which is considered for valuing the remaining inventory. हम लोग नॉर्मल लॉस के लिए कंसाइनमेंट के बुक्स में, कंसाइनमेंट के लेजर में कोई भी अलग एंट्री पास करने वाले नहीं है। वो ऑटोमेटिकली हमारे गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव्ड में एडजस्ट हो जाता है और हम लोगों को इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइम पे भी नॉर्मल लॉस को कंसीडर करना पड़ता है बिकॉज नॉर्मल लॉस अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस के लिए, इफ एनी एक्सीडेंटल और अननेसेसरी लॉस अकर्स, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली अवॉइडेबल लॉस की बात कर रहा है, जो लॉस अवॉइड किया जा सकता था। द प्रॉपर थिंग टू डू इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स दस लॉस्ट and then to credit the consignment account and debit the profit and loss account. एबनॉर्मल लॉस में जितने भी यूनिट्स का लॉस होगा उससे हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस से बाहर निकाल देंगे और नॉर्मल P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में जो यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए उनका जो कॉस्ट होगा हम लोग उससे नॉर्मल कंसाइनमेंट के गुड्स पे चार्ज करने वाले नहीं हैं, उसे हम लोग अपने बिजनेस के P&L में डेबिट कर देंगे। दिस विल एनेबल द कंसाइनर टू नो व्हाट प्रॉफिट शुड हैव बीन अर्न्ड had the loss not taken place. हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे एज इफ एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट के बिजनेस में हुआ ही नहीं था, तो हम लोगों को कंसाइनमेंट बिजनेस का जेन्युइन प्रॉफिट पता चल जाएगा। उसके लिए एग्जांपल दिया है, सपोज 1000 sewing machines costing ₹2,500 each are sent on consignment basis and ₹10,000 are spent on freight etc. 20 machines are damaged beyond repairs, the amount of loss will be. अब इसमें उसने क्लियर किया है कि 1000 स्विंग मशीन्स हम लोग सेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट पे, 2500 एक का कॉस्ट है और टोटल 1000 मशीन के कंसाइनमेंट के लिए 10,000 फ्रेट एक्सपेंसेस भी इनकर किए जा रहे हैं और उसने स्पेसिफाई किया है कि 20 मशीन्स जो हैं वो डैमेज हो जा रही हैं बियॉन्ड रिपेयर्स, मतलब वो रिपेयरेबल नहीं है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। तो हम लोग जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है वो कैसे करेंगे वो दिया हुआ है, कॉस्ट इक्वल्स टू 20 मशीन्स इनटू ₹2,500 एड एक्सपेंसेस 10,000 के एक्सपेंसेस उसने किए थे 1000 मशीन्स के लिए, तो 20 मशीन्स के लिए अमाउंट आ जाएगा ₹200, तो 50,200 will be the value of 20 machines which were lost due to an accident. ये हुआ abnormal loss का वैल्यू। अब नीचे उसने उसकी ट्रीटमेंट भी दी है, वो मेंशन कर रहा है this amount should be credited to consignment account and debited to profit and loss account. If any amount, say ₹40,000 is received from the insurer, then debit to the P&L account will be only ₹10,200। हम लोग 50,200 में से वो इंश्योरेंस क्लेम अगर हम लोगों को मिल रहा है तो 40,000 का हम लोग रिड्यूस कर देंगे और जो 10,200 का नेट लॉस होगा उसे हम लोग P&L में डेबिट कर देंगे। बट द क्रेडिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी स्टिल ₹50,200
हम लोगों को कंसाइनमेंट के बिजनेस से उन 20 मशीन्स का पूरा कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाहर निकालने ही होंगे। ₹40,000 विल हैव बीन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स शैल नोट दैट एबनॉर्मल लॉस इज वैल्यूड जस्ट लाइक इन्वेंट्रीज इन हैंड। एबनॉर्मल लॉस का और क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन का दोनों के बेसिस सेम है। और नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दी हुई है, स्टूडेंट्स शुड बी केयरफुल व्हाइल वैल्यूइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड गुड्स लॉस्ट इन कंसाइनीज गो डाउन, क्योंकि दोनों का जो लोकेशन है वो अलग अलग है, दोनों पे जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो रहे हैं तो उस पे कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए ही नहीं होंगे, पर अगर गुड्स कंसाइनी के प्लेस पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या लॉस हो रहा है तो उस पे कंसाइनी के एक्सपेंसेस को भी चार्ज किया जाएगा। बोथ आर एबनॉर्मल लॉस, बट इन केस ऑफ फॉर्मर कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, whereas it is included in the later case. Further, for the purpose of valuation of inventory in hand, it should be noted that while normal loss is considered as a part of cost of remaining goods, whereas एबनॉर्मल लॉस इज इग्नोर्ड। ये मैंने पहले ही क्लियर किया था कि नॉर्मल लॉस का जो भी वैल्यू होगा वो रिमेनिंग गुड्स के ऊपर स्प्रेड किया जाएगा, बट एबनॉर्मल लॉस की जो भी वैल्यू होगी उससे हम लोग कंसाइनमेंट के लेजर से ही बाहर निकाल देंगे, तो वो हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को अफेक्ट नहीं करेगा। इन द एग्जांपल गिवन अबव, अज्यूम दैट 10,000 kg apples were sent in 10 different trucks and out of which one truck met an accident and 500 kg apples were destroyed. In such a case, cost of remaining apples will be computed as follows. Total apples shipped 10,000 kgs, उसका कॉस्ट था 34 पर केजी, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3,40,000। एप्पल्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट 500 केजीज, ₹34 पर केजी इंटू 500 करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 17,000। रिमेनिंग एप्पल्स 9,500 केजीज, तो उनके सामने रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगी ₹3,23,000, ₹34 पर केजी इंटू 9,500। नॉर्मल लॉस इज 15%, तो 9,500 यूनिट्स का 15% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1,425 केजीज। उसका सामने जो वैल्यू लिया जाएगा वो होगा नील, तो रिमेनिंग सेलेबल एप्पल्स जो हमारे पास बच जाएंगे वो हो जाएंगे 8,075 केजी एप्पल्स। उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा ₹3,23,000 और पर केजी वैल्यू हो जाएगा ₹40। मतलब नॉर्मल लॉस का जो भी वैल्यू था उसे नॉर्मल रिमेनिंग यूनिट्स पे स्प्रेड कर दिया गया। नीचे वो क्लियर कर रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट abnormal loss will not have impact on per unit cost. However, per unit cost will change due to normal cost as the remaining quantity will absorb the cost of normal loss, whereas abnormal loss will be immediately expensed off to the profit and loss account. कुछ अरेंजमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट पे सेंड नहीं करके उसे इनवॉइस प्राइस पे या लोडेड प्राइस पे सेंड करेगा, तो उस केस में जो क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के पास बच जाता है उस स्टॉक में कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी पार्ट होता है, तो वो हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू करने के टाइम पे उस स्टॉक में से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उस स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट और उसकी वर्किंग कैसे होगी। कंसाइनर जब गुड्स कंसाइनी को अबव कॉस्ट सेंड करेगा तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। उसके लिए हम लोगों को ट्रीटमेंट अच्छे से यहाँ पे दी हुई है, लिखा हुआ है समटाइम्स द कंसाइनर डज नॉट वांट टू रिवील द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द कंसाइनी and therefore invoices the goods at a price which is higher than the cost price. अगर सपोज ऐसी सिचुएशन है जब कंसाइनर कंसाइनी को अपनी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में कंसाइनर जो गुड्स कंसाइनी को सेंड करता है वो उसे अबव कॉस्ट पे सेंड करता है और वो जो वैल्यू होती है उसे हम लोग इनवॉइस प्राइस कहते हैं। सच प्राइस इज नोन एज इनवॉइस प्राइस एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड एज लोडिंग। जो मार्जिन वो कॉस्ट प्राइस में ऐड करके कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा उसे हम लोग लोडिंग कहते हैं। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इनवॉइस प्राइस नीड नॉट नेसेसरीली बी सेम एज सेलिंग प्राइस। हो सकता है जो इनवॉइस प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम हो या इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो, बट ये जरूरी नहीं है कि हर केस में इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल ही होगा, अनलेस द कंसाइनर डायरेक्ट्स द कंसाइनी टू सेल द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डायरेक्ट करता है कि उससे गुड्स जो हैं वो इनवॉइस प्राइस पे ही सेंड करने हैं, इन दैट केस द इनवॉइस प्राइस विल बी ट्रीटेड सेम एज सेलिंग प्राइस।
When the goods are sent at invoice price to ascertain the correct profit or loss on consignment, the items recorded at invoice price should be brought down to cost price level. जो भी अलग अलग आइटम्स होंगे इस सिचुएशन में, whether it is opening stock, goods sent on consignment, goods returned by the consignee, closing stock, etc. इन सारे आइटम्स में से हम लोगों को वो लोडिंग जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा ताकि वो सारे के सारे आइटम्स अपने कॉस्ट प्राइस पे आ जाएं। इसके बाद ही हम लोगों को कंसाइनमेंट बिजनेस का जेन्युइन प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। फॉर दिस पर्पस द लोडिंग इंक्लूडेड इन वेरियस आइटम्स लाइक ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनी, closing stock should be eliminated by passing the necessary adjustment entries in the books of consignor only। और वो adjustment entries क्या होंगी वो हम लोगों को नीचे अच्छे से explain की गई है। एक बात हम लोगों को यहाँ पे नोट करनी है कि ये जो भी entries होंगी वो सिर्फ consignor के ही बुक्स में होंगी, क्योंकि consignor का इस लोडिंग और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये जो भी हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ कंसाइनर के बुक्स में होगा। दिया हुआ है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अच्छा, अब जो टेबल दी हुई है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कंपैरिजन के लिए, जिससे हम लोगों को ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक आपको सिचुएशन दी गई है व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, जो हम लोग ऑलरेडी नॉर्मल ट्रीटमेंट में कर चुके हैं, और दूसरा कॉलम दिया हुआ है व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज लोडेड प्राइस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फर्स्ट सिचुएशन में दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट विथ द कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेकंड सिचुएशन में दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखनी है हम लोगों को कि जो जर्नल एंट्री है वो दोनों सिचुएशंस में सेम है, बट अमाउंट चेंज हो जाएगा। इन फर्स्ट सिचुएशन इट इज कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इन सेकंड सिचुएशन इट इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स। हम लोग पहले कंसाइनमेंट के लेजर में इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड एंट्री दी हुई है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिमूविंग लोडिंग। जब हम लोगों ने गुड्स कॉस्ट पे सेंड किए हैं तो लोडिंग के लिए कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, बट हाँ सेकंड सिचुएशन में आपको लोडिंग के एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्री दी हुई है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द अमाउंट ऑफ लोडिंग। अब इसमें हम लोग जैसे कि देख सकते हैं ये सिंपली रिवर्सल एंट्री है ऊपर वाले एंट्री की। इसमें अगर आप देखोगे तो कंसाइनमेंट के लेजर को क्रेडिट किया गया है। फर्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट का लेजर डेबिट कर रहे थे विथ द इनवॉइस प्राइस। सेकंड एंट्री में आप कंसाइनमेंट के लेजर को क्रेडिट कर रहे हो विथ द लोडिंग प्राइस। तो नेट नेट जो कंसाइनमेंट का लेजर है वो कॉस्ट प्राइस से डेबिट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने जो भी लोडिंग पहले एंट्री में डेबिट किया था उसे हम लोग सेकंड एंट्री में क्रेडिट कर देंगे, तो हम लोगों का जो वैल्यू है वो कॉस्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को एंट्री दिया हुआ है फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय द कंसाइनी। फर्स्ट सिचुएशन में एंट्री दिया हुआ है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट में भी पढ़ चुके थे विथ द कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड सिचुएशन में जर्नल एंट्री सेम है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज गुड्स कम्स इन टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि ये कंसाइनी हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो कंसाइनमेंट बिजनेस से ये गुड्स निकल जाएंगे विथ द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, क्योंकि जब आपने ये गुड्स कंसाइनमेंट बिजनेस में सप्लाई किए थे उस वक्त आपने कंसाइनमेंट को इनवॉइस प्राइस से डेबिट किया था। इसीलिए जब ये गुड्स रिटर्न आएंगे तो हम लोगों को रिटर्न के टाइम पे भी कंसाइनमेंट को इनवॉइस प्राइस से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। बट इस ट्रांजैक्शन के लिए हम लोगों को आगे लोडिंग का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो ही हमें नेक्स्ट दिया हुआ है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिमूविंग लोडिंग। फर्स्ट सिचुएशन में नो एंट्री बिकॉज देयर इज नो लोडिंग। सेकंड सिचुएशन के लिए एंट्री दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब जो रिटर्न की एंट्री थी आपने कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट किया और वो भी इनवॉइस प्राइस के साथ। उसका लोडिंग रिवर्स करने के लिए हम लोगों को कंसाइनमेंट के लेजर को डेबिट करना पड़ेगा। तो सेकंड एंट्री में उसने वही किया है, कंसाइनमेंट के लेजर को डेबिट किया है। दिस इज नथिंग बट रिवर्सल ऑफ द लोडिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी लोडिंग को क्रेडिट कर चुके हो रिटर्न की एंट्री के टाइम पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर भी जो डेबिट हुआ था वो इनवॉइस प्राइस के साथ हुआ था, तो हम लोग वहां पे भी लोडिंग को रिवर्स कर देंगे। वहां पे नीचे मेंशन किया हुआ है विथ द अमाउंट ऑफ लोडिंग। तो जो कंसाइनमेंट के लेजर में जो नेट इफेक्ट आएगा वो कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कंसाइनमेंट के लेजर में रिकॉर्ड करने की एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन के लिए दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द इनवॉइस प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें ध्यान देना है एंट्री अगेन सेम है बट वैल्यू दोनों में चेंज हो जाएगी। फर्स्ट सिचुएशन में हमारे ओपनिंग स्टॉक में कोई भी लोडिंग नहीं था तो हम लोगों को उसके लोडिंग के एडजस्टमेंट की कोई नीड नहीं है,
बट सेकंड सिचुएशन में आपने जो ओपनिंग स्टॉक कंसाइनमेंट के लेजर में रिकॉर्ड किया है अब उसमें लोडिंग भी इंक्लूडेड है। हम लोगों को ये लोडिंग अब रिवर्स करना पड़ेगा बाय क्रेडिटिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हम लोगों को उसी की एंट्री दी हुई है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिमूविंग लोडिंग। फर्स्ट सिचुएशन में नो एंट्री, सेकंड सिचुएशन में दिया हुआ है स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टॉक रिजर्व को हम लोग डेबिट करेंगे और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। कंसाइनमेंट को क्रेडिट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है वो कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगी। जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, वैसे ही कंसाइनमेंट के डेबिट साइड ही ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है। उसका लोडिंग रिवर्स करने के लिए हम लोगों को कंसाइनमेंट के लेजर को क्रेडिट करना पड़ेगा और हम लोग सेकंड इफेक्ट जो देंगे वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट को देंगे। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है फॉर क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग था वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ ना कुछ लोडिंग होगा, तो उसके लिए हम लोगों को एंट्री दिया हुआ है सिचुएशन 1 स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग जो सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। सेकंड सिचुएशन में हम लोगों को दिया हुआ है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो कंसाइनर के लिए एसेट है, इसीलिए उसे डेबिट किया जा रहा है। कंसाइनमेंट के लेजर को क्रेडिट इसलिए हम लोग कर रहे हैं बिकॉज दैट क्लोजिंग स्टॉक is nothing but the reversal of the cost of goods which were not sold during the year। तो उसे हम लोग नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे, इसीलिए करंट ईयर में हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। बट हाँ, इस सिचुएशन में हम लोग जो अमाउंट यूज करेंगे वो होगा इनवॉइस प्राइस, तो उससे रिलेटेड जो लोडिंग होगी उससे भी हम लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा बाय डेबिटिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों को वही दिया हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिमूविंग लोडिंग। फर्स्ट सिचुएशन में नो एंट्री बिकॉज द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। इन सेकंड सिचुएशन एंट्री दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट रिवर्सल ऑफ योर लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये जो होगा स्टॉक रिजर्व में चला जाएगा अमाउंट, और नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के साथ हम लोग स्टॉक रिजर्व भी रिकॉर्ड कर देंगे और नीचे दिया हुआ है विथ द अमाउंट ऑफ लोडिंग। स्टूडेंट्स, इस मेथड का एक ट्रिक ये है कि आपको जो भी आइटम्स आप जहां पे भी रिकॉर्ड करते हो नॉर्मल कंसाइनमेंट के सम में, आपको वो वहीं पे रिकॉर्ड करने हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लोडिंग उस आइटम में है वो रिवर्स करने के लिए हम लोग ऑपोजिट साइड पे इफेक्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लेजर में डेबिट होते हैं, तो उसका जो लोडिंग होगा उसे कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट किया जाएगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कंसाइनमेंट और क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट किए जाते हैं, तो उन आइटम्स में जो लोडिंग होगा उससे हम लोग कंसाइनमेंट के लेजर में डेबिट करेंगे। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब तक वो आइटम्स इनवॉइस प्राइस पे होंगे तब तक हम लोगों को कंसाइनमेंट का जेन्युइन प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चलेगा। सेकंड रीजन ये भी है कि हम लोगों का जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो हम लोग करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इसीलिए जो हमारे गुड्स में लोडिंग है दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इसीलिए अगर हम लोगों ने इन गुड्स में से वो लोडिंग का इफेक्ट रिवर्स नहीं किया तो जो हम लोगों का स्टॉक होगा उसका वैल्यू भी प्रॉपर नहीं होगा एंड इट विल बी अ ब्रीच ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये था आपका चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट्स। लास्ट जो टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी हाँ स्टूडेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक 11th कॉमर्स एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्सेज में भी बहुत ही अच्छे वेटेज के लिए पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ट्रिकी पॉइंट्स क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे आपको बैलेंस मैच करना होता है। बैलेंस मैच करना होता है मतलब सर कैसे मैच करेंगे? सर, बिजनेसमैन अपने पास बैंक अकाउंट बनाता है, कहाँ पे? कैश बुक में। बैंक अपने पास बिजनेसमैन की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, कहाँ पे? सर, बैंक पासबुक में। बट ये बैंक पासबुक और कैश बुक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सेम बैलेंस नहीं दिखाते हैं। क्यों? सर, उसके ही रीजंस को आइडेंटिफाई करके उनको हम लोगों को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लेके आना है और बैलेंस को रिकंसाइल करना है कि बैंक में मेरा बैलेंस 1000 रुपीज दिख रहा है, कैश बुक में मेरा बैलेंस 100 रुपीज दिख रहा है, तो वो 900 का डिफरेंस कहाँ पे है? ओके सर, तो अब ये जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों आते हैं? सर, कंसेप्चुअली ये जो डिफरेंसेस हैं वो 3 रीजंस की वजह से आ सकते हैं। 1, टाइमिंग डिफरेंस, 2, ट्रांजैक्शन डिफरेंस एंड 3, एरर्स। सर, अब ये टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर बैंक में चेक आज डिपॉजिट करेंगे तो वो आज के आज ही क्लियर नहीं होगा, उसको 1 या 2 दिन लगते हैं
क्लियर होने में। ठीक है सर, सेम ये हमारे चेक डिपॉजिट के साथ भी होता है और पेमेंट्स के साथ भी होता है। तो होता क्या है, हम लोग जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट करके आते हैं, बिजनेसमैन अपने पास आके कैश बुक में एंट्री कर देता है कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कि मेरा चेक डिपॉजिट हो गया, जबकि वो सेम चेक बैंक पासबुक में 2 या 3 दिन के बाद रिफ्लेक्ट होगा। तो सर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया है आज के दिन पे, बैंक उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट करने वाली है 2 या 3 दिन के बाद। दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ओके सर। दूसरा होता है सर रिकॉर्डिंग डिफरेंस। रिकॉर्डिंग डिफरेंस या ट्रांजैक्शन डिफरेंस हम लोग इसको बोलते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बिजनेसमैन को पता ही नहीं चलेंगी और बैंक को आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन डेबिट या क्रेडिट कर देती है। फॉर एग्जांपल डेबिटिंग द बैंक चार्जेस और क्रेडिटिंग द बैंक इंटरेस्ट। ओके सर। थर्ड डिफरेंस जो आता है वो आता है एरर्स की वजह से। सर एरर्स में कैसे होता है, आपको कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना था, आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना था, डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। 50,000 का पेमेंट रिकॉर्ड करना था, आपने 5,000 रिकॉर्ड कर दिया, 5,000 का 50,000 रिकॉर्ड कर दिया। सर दीज आर कॉल्ड एज एरर्स। ओके सर। तो इनको अब हम लोग कैसे रिकंसाइल करेंगे? सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में एक माइन्यूट सा मिस्टेक जो कई बार बच्चों से हो जाता है, वो हो जाता है बैलेंस आइडेंटिफाई करने में। सर बहुत ही बार क्या होता है, आपके क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस में वो दे देता है दैट द बुक्स शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो सर आपको ये समझ जाना है द सम इज टॉकिंग अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट। सर वहीं पे बच्चों से गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद का पूरा सम नॉर्मल बैंक बैलेंस के हिसाब से सॉल्व करते हो और एट द एंड आपको पता चलता है अरे यार ये तो सम बैंक ओवरड्राफ्ट का था। तो बेसिक एक जो मिस्टेक होती है बच्चों से वो आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन नॉर्मल बैंक बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का सम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा हमेशा ये होगा कि सम को आइडेंटिफाई कीजिए कि वो नॉर्मल बैंक बैलेंस वाला सम है या बैंक ओवरड्राफ्ट वाला सम है, बिकॉज सॉल्यूशन आपका अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। आप जो रिकंसिलेशन में एड लेस करते हो उस पर फर्क पड़ जाएगा सर। ठीक है सर। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। सर व्हेन द सम सेज के बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस। सर अब एक बात समझ लीजिए कि कैश बुक जो है वो कौन बनाता है? सर कैश बुक बनाता है बिजनेसमैन। बैंक पासबुक बनता है बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से आपको या तो बैंक पासबुक मिलता है या तो बैंक स्टेटमेंट मिलती है। ठीक है सर। अगर बिजनेस का बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो वो बिजनेसमैन के लिए एसेट है। इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन इट विल शो अ डेबिट बैलेंस। ओके सर। सेम चीज जो बिजनेसमैन के लिए एसेट है वो बैंक के लिए लायबिलिटी हो जाता है। तो जो नॉर्मल बैलेंस होता है हमारा वो कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है और बैंक पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके सर। अब आते हैं दूसरी तरफ। अगर बिजनेसमैन ने अपने करंट अकाउंट से बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए हैं तो इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके सर। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बिजनेसमैन के लिए है लायबिलिटी एंड दैट लायबिलिटी विल शो अ क्रेडिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन, दैट इज इन द कैश बुक। और ये सेम चीज, ये सेम बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक के लिए हो जाता है एसेट। एसेट बोला तो बैंक के बुक्स में वो डेबिट बैलेंस दिखाएगा। तो सर शॉर्टकट ये है कि इफ इट शोज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक it is bank balance. If it shows credit balance in the passbook, again it is the bank balance. If it shows credit balance in the cash book, it is bank overdraft. If it shows debit balance in passbook, it is bank overdraft. सर तो याद रहेगा, इस पॉइंट पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है सर, बिकॉज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके वजह से नहीं तो क्या हो जाएगा, आगे का आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। ठीक है सर। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि आइडेंटिफाई द सम, आइडेंटिफाई द बैलेंस। ओके सर।
सर अब मैं आपको रिकंसिलिएशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर आपको ये स्टेप्स समझ में आ गए तो सर ये टॉपिक आपके हाथ में है। सर 10 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगी। तो क्या है ये स्टेप्स? सर इजी स्टेप्स हैं, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है और हर सम पे अप्लाई करके देखने। सर आपका हर सम इसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा, वेदर इट इज अ नॉर्मल बैंक बैलेंस सम और इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट सम। सर दोनों आपके इन कॉमन स्टेप्स के साथ सॉल्व हो सकते हैं। ओके सर, तो देखते हैं क्या है वो स्टेप्स। सर पहला स्टेप ये है कि आपके पास कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्वेश्चन में आपको वो दोनों बैलेंसेस देता है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक भी दे देगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक भी दे देगा। ओके सर, तो हम लोगों को करना क्या है, उन दोनों में से किसी भी एक को हम लोग ले लेंगे अपना स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ए, एंड दैट पॉइंट ए इज वेरिएबल पॉइंट। क्या बोला सर मैंने? दोनों में से एक बैलेंस को हम लोग ले लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, दैट विल बी पॉइंट ए, एंड दैट विल बी वेरिएबल पॉइंट। मैं इसको वेरिएबल पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, एक दो स्टेप के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है सर, तो फर्स्ट स्टेप इज टेक एनी ऑफ द बैलेंसेस ऑफ द सम एज पॉइंट ए, दैट विल बी वेरिएबल पॉइंट, दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके सर, अगर आपको किसी सम में दोनों पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ ही सिर्फ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, तो सर आपको वो एक ही ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको वो ही पॉइंट ए करके लेना पड़ेगा। ओके सर, तो सेकंड स्टेप हमारा आता है रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली। सर आपको क्वेश्चन में एरर्स या डिफरेंसेस लाने वाली ट्रांजैक्शंस दी हुई रहती है, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। सर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपका आंसर निकालने का टाइम कम होते जाएगा। सर आंसर इजीली आते जाएगा। ओके सर, सो सेकंड स्टेप इज रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली। अच्छे से ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, एक एक वर्ड के वजह से मीनिंग चेंज हो जाती है सर, तो जल्दी घाई नहीं करनी है हम लोगों को। सर नेक्स्ट है स्टेप 3। स्टेप 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। सर पूरा आपका जो लॉजिक है, जो पूरा बेस है, वो इस स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करता है। सर स्टेप 3 बोलता है चेक द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन पॉइंट बी। सर अब ये पॉइंट बी क्या है? सर स्टेप 1 में आपने एक पॉइंट ए लिया था। सपोज अगर मैंने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को पॉइंट ए लिया है, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मेरा पॉइंट बी बन जाएगा, एंड दिस पॉइंट बी is my closing point and it is fixed point। सर अब होगा क्या, आप पॉइंट ए में एड लेस कर सकते हो, जो भी एड या लेस होगा वो हम लोग पॉइंट ए में करेंगे। एट द एंड मेरा जो आंसर आना चाहिए वो पॉइंट बी आना चाहिए, इसीलिए ही मैं पॉइंट ए को पहले वेरिएबल पॉइंट बोल रहा था और अब मैं पॉइंट बी को फिक्स्ड पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट बी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है सर, तो अब ये स्टेप क्या बोलता है, इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये बोलता है चेक द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन पॉइंट बी। सर अब कैसे समझेंगे, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सर सपोज हम लोगों ने सम स्टार्ट किया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से, एंड बैंक बैलेंस एज पर माई कैश बुक इज ₹50,000, और मुझे एक क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिया हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड इन बैंक ₹10,000। सर सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, बेसिक सा ट्रांजैक्शन है, हर सम में आता है। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड ₹10,000। तो सर अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ होगा, जैसे ही आपने चेक्स डिपॉजिट किए होंगे बैंक में, आपने कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री कर दिया होगा कि बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ गया, बट सर हमारे पासबुक में तो अभी तक वो चेक्स क्लियर हुए ही नहीं है। सर वो आपको क्वेश्चन नहीं बोल रहा है नॉट येट क्लियर्ड, मतलब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक जो कि मेरा पॉइंट बी है, उसमें सर वो 10,000 रुपीज आए ही नहीं है। तो लॉजिक बोलता है वो 10,000 पॉइंट ए में भी नहीं आने चाहिए, आपको वो 10,000 का अमाउंट लेस करना पड़ेगा। सर समझ गए? सर आप ये लॉजिक हर ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके सर, स्टेप 4 बोलता है कि गिव द सेम इंपैक्ट। स्टेप 3 ने बोला चेक द इंपैक्ट, स्टेप 4 बोल रहा है गिव द सेम इंपैक्ट एज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट बी टू द पॉइंट ए। सर स्टेप 4 बोलता है कि जो इंपैक्ट पॉइंट बी पे है वो आपको पॉइंट ए पे देना पड़ेगा।
अगर पैसा पॉइंट बी में है तो ए में ऐड कीजिए, अगर पैसा पॉइंट बी में नहीं है तो पॉइंट ए में से भी लेस कर दीजिए। सर सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। सर बस ये 4 स्टेप्स हैं, आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। ओके सर, मैं एक बार शॉर्ट में स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। सर फर्स्ट स्टेप ने बोला था आइडेंटिफाई द पॉइंट ए। ओके सर, and the other point will become and the other point automatically will become point B. Second step था सर read the transaction carefully. Third step था सर check the impact of transaction on point B. Fourth and final step बोलता है give the same impact to point A. और सर एक छोटी सी मिस्टेक या एक छोटी सी बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों को पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखें वो लिखने में बहुत तकलीफ होती है। सर बच्चे मेरे से पूछते हैं सर हम लोग यहाँ पे क्या लिखें, उनको सब पता चल जाता है कि अमाउंट ऐड करना है कि लेस करना है, उनको पर्टिकुलर्स कॉलम नहीं समझता है। सर बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन से वर्ड्स और लैंग्वेजेस उठा के, जैसे आप सर नॉर्मल जर्नल में नरेशन लिखते हैं वैसे ही सेम लैंग्वेज यूज़ करके पर्टिकुलर्स कॉलम में भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज अगर आप सिंपल इंग्लिश में भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ऐड और लेस का लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये था फाइनेंशियल अकाउंट्स का मैराथन वीडियो। आई होप कि इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो इंपॉर्टेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हैं उनकी अच्छे से रिवीजन हो गई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।